स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 7th लेक्चर हमारा दोबारा से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के बारे में है, लेकिन आज हम फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को डिस्कस करेंगे, जिसमें ये होगा कि हमारा जी टेस्ट की भी रिवीजन हो जाएगी और हमारी टी टेस्ट की भी रिवीजन हो जाएगी, और फिर हम ताकि अगले 8th और 9th लेक्चर में प्रोसीड कर जाएंगे अपने एफ टेस्ट को। तो आज हमारा लेक्चर है अबाउट फंडामेंटल्स ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जब सिग्मा नोन होगा तो जेड टेस्ट लगेगा, और टेस्ट स्टैटिस्टिक का जो फॉर्मूला है एक्स बार सैम्पल मीन माइनस म्यू पॉपुलेशन मीन ओवर सिग्मा पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर एन स्क्वायर रूट, एन हमारे पास सैंपल साइज है वो यूज किया। टेस्टिंग प्रोसीजर है, उसके स्टेप्स को 5, 6, 7 कॉमन स्टेप्स हैं, वैसे 10 स्टेप्स होते हैं। अगर उसको हम रिवाइज करें तो सबसे पहले नल हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करते हैं H0 को, फिर H1 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड होता है, उसके बाद सैंपल साइज हम चूज करते हैं, उसके बाद हम अप्रोप्रिएट स्टैटिस्टिकल टेक्निक यानी टेस्ट स्टैटिस्टिक यूज करते हैं कि वो जेड टेस्ट हो या टी टेस्ट हो। क्रिटिकल वैल्यूज को फाइंड आउट किया जाता है जेड टेबल की मदद से या टी टेबल की मदद से। कैलकुलेशंस हम करते हैं कैलकुलेटर का यूज़ करके या कंप्यूटर का यूज़ करके, और फिर उसके बाद हम कंपेयर करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू को अपनी क्रिटिकल रीजन की वैल्यूज़ के साथ, और फिर हम अपना स्टैटिस्टिकल डिसीजन बनाते हैं। अगर वो वैल्यूज़ से कैलकुलेटेड वैल्यूज़ से ज़्यादा होती है तो H0 रिजेक्ट हो जाता है, और अगर कम होती है तो एक्सेप्ट हो जाता है, और इसको हम फिर एक्सप्रेस करते हैं अपने डिसीजन प्रॉब्लम से रिलेटेड। जो भी हमारा प्रॉब्लम पॉपुलेशन मीन होता है उसके साथ हम इसको डिस्कस करके और अपने डिसीजन को डिसाइड करते हैं और उसको एक्सप्रेस। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल की तरफ, क्योंकि आपको पता है कि ये अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कंसर्निंग द पॉपुलेशन मीन का जो टॉपिक है वो आपका फ्री उस पे थ्योरेटिकल पोर्शन पे बेस्ड है। पहले में आपकी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस की थ्योरी रिलेटेड होगी, और उसके बाद उसके स्टेप्स जो होते हैं वो रिलेटेड होंगे। जेड टेस्ट की जो अजम्पशंस हैं वो आ जाएंगी, फिर उसके बाद इसके न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस या न्यूमेरिकल एनालिसिस होगा। तो उसके मुताबिक ये जो एग्जांपल्स हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, ये भी आपके क्वेश्चंस का पार्ट होंगे। तो अगर हम एक एग्जांपल देखें जिसमें टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है, हमने क्या किया है कि ट्रू मीन यानी कि हम कहते हैं कि पॉपुलेशन मीन जो होता है वो ट्रू मीन होता है टीवी सेट्स इन US होम्स इज इक्वल टू 3, कि जिन घरों में टीवी सेट्स यूज़ होते हैं वो मोस्ट USA में, और वो पॉपुलेशन मीन जो है वो क्या है, एवरेज वैल्यू क्या है 3 है, और उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो अजीम की गई है 0.8। तो हम नल हाइपोथेसिस क्या फॉर्मुलेट करेंगे जो अप्रोप्रिएट होगा कि H0 म्यू इज इक्वल टू 3, और अल्टरनेटिव हो जाएगा कि H1 म्यू इज नॉट इक्वल टू 3। तो ये हमारा टेस्ट कौन सा बन जाएगा, टू टेल टेस्ट हो जाएगा। फिर हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिस्क्राइब करेंगे। मोस्टली जो आपकी फील्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, या हम कह सकते हैं कि वो फील्ड जो हमारी रिसर्च से रिलेटेड हो, जो हमारी सोशल साइंसेज से रिलेटेड होती है, उसमें हम अपना मोस्टली जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अगर आप बुक्स में देखें तो वो 5% यूज़ है, और लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या है वो 95% आपके पास होता है। आप बिजनेसेस की फील्ड देखें तो उसमें आपके पास जो बिजनेस स्टडीज़ हैं उसमें देखें तो आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मोस्टली 10% होता है। उसमें चांसेस होते हैं कि अगर आपका बिजनेस कहीं डाउनफॉल कर रहा है, कोई उसमें इरेगुलर फ्लक्चुएशंस या मूवमेंट्स आ गई हैं, तो आप फिर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसमें आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है 10% होता है। लेकिन साइंसेस में जो नेचुरल साइंसेज हैं उसमें हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है 1% होता है। अगर आपका 1 से 2% भी हो जाए तो फिर आपका ऐसा एक्सपेरिमेंट जो होता है वो आपका स्पॉइल होता है कि आपकी लैब के उड़ने का भी खदशा होता है। तो उसमें हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मार्जिन जो है नेचुरल साइंसेज में कम होता है। तो आपकी सोशल साइंसेज में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मोस्टली 5% होता है, तो अल्फा आपके पास 0.05 हो जाएगा। सैम्पल साइज हम चूज़ कर लेते हैं 100 का, क्योंकि सैम्पल साइज हम लार्ज देख रहे हैं, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लार्ज सैम्पल साइज मोर देन 30 होता है, लेकिन आपकी कई बुक्स में मोर देन 100 भी लिखा हुआ है, तो इसलिए उन्होंने सैम्पल साइज जो है वो सपोज कर लिया कि वो
हाइपोथेसिस को डिसाइड करने के बाद और लेवल सिग्निफिकेंस को डिसाइड करने के बाद हम डिटरमिन करते हैं कि कौन सी अप्रोप्रिएट टेक्निक है, कौन से टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लगाएंगे। अब सैम्पल साइज लार्ज है, आपके पास पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो भी नोन है, पॉपुलेशन मीन भी आपको पता है, यानी पॉपुलेशन पैरामीटर्स वेल डिफाइंड हैं, तो पॉपुलेशन भी वेल डिफाइंड है। और ये सारी अजम्पशंस किसको फॉलो करती हैं, जेड टेस्ट को। तो हम जो भी अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक लेंगे वो कौन सी होगी, जेड स्टैटिस्टिक, जेड टेस्ट होगा आपके पास। उसकी क्रिटिकल वैल्यूज आपको पता है, अल्फा जब 0.05 हो तो जेड टेस्ट की जो टेबल वैल्यूज हैं वो ±1.96 होती हैं। डाटा हमारे पास वैल्यूज अवेलेबल हैं, हम उनकी वैल्यूज जो होंगी वो टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट करेंगे। वहाँ उन्होंने μ3 बताया हुआ है, लेकिन जब उन्होंने 100 का सैंपल लिया तो उससे जो उनके पास अर्थमेटिक मीन आया, यानी सैंपल का जो अर्थमेटिक मीन आया सैंपल्स का 100 वैल्यूज़ के बाद, जो सैंपल 100 वैल्यूज़ का था और उसका अर्थमेटिक मीन जो एवरेज उन्होंने निकाला वो 2.84 था। तो इसलिए एक्स बार की जगह वैल्यू 2.84 आ जाएगी, म्यू की जगह 3, और आपके पास सैंपल पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन उन्होंने 0.8 बताई है, सैंपल साइज 100 है तो एन की जगह 100 आ जाएगा। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास -2.0। अब हम इसकी अगर एग्जांपल देखें कि टेस्ट स्टैटिस्टिक आपके पास जो है वो 2 टेल्ड है, तो अल्फ़ा आपके पास 0.05 था, तो अब अल्फ़ा बाई 2 क्या हो जाएगा, 0.0025 हो जाएगा। और आपकी जो जेड की टेबल वैल्यू है वो ±1.96 है, तो +1.96 आपके पास राइट साइड पे आ जाएगा और -1.96 आपका लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। अब आपकी जो जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू है अगर इन दो लिमिट्स के दरमियान लाया करती है तो आपका हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा, और अगर इन दो लिमिट्स यानी +1.96 और -1.96 से बाहर निकलती है, यानी इनसे वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो आपका हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। तो आपके पास जेड स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू आई है वो -2.8 है, और -2 क्या है, -1.96 से बड़ी वैल्यू है जो उस रीजन से बाहर लाया करेगी। तो जब वो वैल्यू बड़ी है तो आपके पास क्या हो जाएगा, हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर वैल्यूज इससे छोटी होती तो फिर हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते, उसे हम रिजेक्ट ना करते। तो अब इस सूरत में क्योंकि जेड स्टैटिस्टिक की वैल्यू टेबल वैल्यूज 1.96 और +1.96 से बड़ी है, इसलिए हाइपोथेसिस रिजेक्ट। ये स्लाइड आपके टेस्टिंग प्रोसीजर को जब 2 टेल टेस्ट हो उसको क्लियर कर रही है, और आई होप कि ये इससे आपको क्रिटिकल रीजन कैसे सिलेक्ट करते हैं और कैसे हम अपना डिसीजन रूल को फॉर्मुलेट करते हैं इस स्लाइड की मदद से ये आपको स्टूडेंट्स 1 टेल टेस्ट की सिचुएशंस दी हुई हैं, उसमें बताया हुआ है कि 1 टेल टेस्ट, लोअर टेल टेस्ट किस वक्त होगा, जब वो लेस देन होगा, और अपर टेल टेस्ट किस वक्त होगा, जब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर देन होगा। तो इससे आपको क्लियर हो जाएंगी सिचुएशन। एक और एग्जांपल जिससे अपर टेल जेड टेस्ट फॉर पॉपुलेशन मीन म्यू व्हेन सिग्मा इज नोन आपको दी गई है ताकि आपको ज़्यादा क्लियर हो सके। एग्जांपल क्या है कि एक फ़ोन इंडस्ट्री का जो मैनेजर है वो सोचता है कि कस्टमर्स मंथली सेल फोन कॉल्स के जो बिल्स हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं, एंड नाउ एवरेज उनकी जो वैल्यू है वो $52 पर मंथ के लिहाज से जो टेलीफोन के बिल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। द कंपनी विशेस टू टेस्ट हिज क्लाइंट, जो कंपनी के मैनेजर ने दावा किया है, कंपनी उसे टेस्ट करना चाहती है, उसके लिए उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन जो है वो 10 अज्यूम कर लिए। स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब आपको पता होता है कि हमारी जो फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं रिजल्ट्स के अंदर या वैल्यूज सैम्पल्स के जो होती हैं उनके अंदर वेरिएबल्स के दरमियान, वो हम 10 स्टैंडर्ड डिविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस सूरत में आपके पास हाइपोथेसिस क्या बनेगा, नल हाइपोथेसिस होगा कि म्यू ग्रेटर देन और म्यू लेस देन और इक्वल टू 52 हो सकता है, कि हो सकता है कि एवरेज वैल्यू वाकई सबकी 52 पर डॉलर पर मंथ उनकी इंक्रीज़ हुई हो, या हो सकता है कि 52 से कम इंक्रीज़ हुई हो। तो ये आपका नल हाइपोथेसिस होगा। और अल्टरनेटिव होगा कि 52
52 से उनकी जो मंथली बिल्स हैं वो 52 से ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए हैं। तो ये आपके पास जो है अपर टेल टेस्ट की एक एग्जांपल है जिसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो ग्रेटर देन वैल्यू को, ये अब आपको रिजेक्शन रीजन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शो की हुई है जब आपके पास अपर टेल टेस्ट हो और ये, या फिर आपके पास लोअर टेल टेस्ट। ये जेड टेस्ट की एक और एग्जांपल है। इसमें आपका सपोज ये किया गया है कि सैंपल्स जो लिए थे उन्होंने 64 सैंपल्स लिए हैं पॉपुलेशन में से, उनका मीन जो आया वो 53.1 है और पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन को 10 अज्यूम किया गया है। तो आप नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करेंगे, अल्टरनेटिव को फॉर्मुलेट करेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे और उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक लगाएंगे। उसका फॉर्मूला एक्स बार माइनस म्यू ओवर सिग्मा ओवर एन स्क्वायर रूट है, उसमें वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0. अब इस स्लाइड में डिसीजन कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे डिसीजन लेना है आपको बताया गया है। आपकी z की वैल्यू जो स्टैटिस्टिक की है वो 0.88 है और जो आपकी टेबल की वैल्यू है वो 1.28 है। तो 1.28 के अंदर 0.88 लाया करता है। अगर इससे ज़्यादा होता जैसे 1.29 होता तो हमारा हाइपोथेसिस क्या होता, रिजेक्ट हो जाता। अब ये अपने उसके अंदर लाया करता है, उससे कम है, इसलिए हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट ना होगा और देयर इज़ नॉट sufficient evidence that the mean bill is over $52। अब हम आ जाते हैं अपने Z टेस्ट और हाइपोथेसिस की तरफ। पॉपुलेशन मीन को जो टेस्ट करेंगे हम, उसमें जब हमारे पास सिग्मा नोन हो तब हम Z टेस्ट लगाते हैं और अब अगर सिग्मा अननोन हो तो फिर हम क्या करेंगे उसको अब हम देखते हैं। हमारे पास जब सिग्मा अननोन होगा तो फिर हमारे पास जो टेस्ट स्टैटिस्टिक लगेगी वो टी टेस्ट होगा, क्योंकि टी टेस्ट में टी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि आपके पास सैंपल साइज एक तो स्मॉल होगा, दूसरा पॉपुलेशन पैरामीटर्स वेल डिफाइंड नहीं होते, हमें खुद से एस्टिमेट करने पड़ते हैं, मे बी सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन हो सकती है। सो जब आपके पास एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन होगी तो उस वक्त हम जो टेस्ट लगाएंगे वो टी टेस्ट होगा। बाकी टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यूज़ वही होती हैं। सैंपल स्टैटिस्टिक में से हम पॉपुलेशन पैरामीटर को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर सैंपल साइज का स्क्वायर रूट। टी टेस्ट की एक एग्जांपल देखते हैं। जब स्टैंडर्ड डिविएशन अननोन हो तो टी टेस्ट लगेगा। तो उसकी एग्जांपल है आपके पास एवरेज कॉस्ट ऑफ अ होटल रूम इन न्यूयॉर्क इज सेड टू बी 168 पर नाइट। अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 होटल्स रिजल्टेड इज, उनकी 25 होटल्स का, अब देखें सैंपल साइज स्मॉल है, 25 है यानी 30 से कम है तो टी टेस्ट लगेगा। 25 होटल्स का सैंपल लिया गया जिनके सैंपल मीन जो थे वो $172.50 आए और एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड डिविएशन $15.40 थी। टेस्ट लेवल उन्होंने किया 5% पे। तो अब आपके पास जो अल्टरनेटिव और नल हाइपोथेसिस बनेंगे, नल हाइपोथेसिस में आपके पास पॉपुलेशन पैरामीटर क्या हो जाएगा 168 है, क्योंकि उन्होंने अज्यूम किया था कि वो $168 पर नाइट है और अल्टरनेटिव आपके पास हो जाएगा कि $168 पर नाइट नहीं है। तो H1 हो जाएगा म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 160। हाइपोथेसिस हमारे पास टू टेल्ड है तो इसलिए अल्फ़ा और अल्फ़ा बाई 2 की वैल्यूज़ हमारे पास टी टेबल्स की मदद से अगेंस्ट द अल्फ़ा 5% एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 के अगेंस्ट जो हमारे पास t ऑफ n-1 अल्फ़ा बाई 2 वैल्यूज़ आई हैं वो -2.0639 है और +2.0639 है। तो हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू हमारे पास आई है वो 1.46 है और 1.46 इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान लाइव करती है। तो सेंट्रल वैल्यू जो इन दो लिमिट्स के दरमियान रीजन होता है या एरिया होता है वो हमारे पास एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस होता है या एक्सेप्टेंस रीजन होता है। तो ये वैल्यू जब एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करती है तो हमारा हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, हम उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे।